हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड को एकदंतर, द्विदंतर, बहुदंतर के रूप में किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और लिगेंड से संबंधित और भी प्रश्नों को। ये हमारा कक्षा 12वीं का पार्ट 2 है। पार्ट 2 पिछली वीडियो में हमने संकुलों से संबंधित छोटी परिभाषाएं पढ़ी थीं। समन्वयन संख्या किसे कहते हैं, समन्वयन मंडल किसे कहते हैं, लिगेंड क्या होता है, तो ये सब पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे कि लिगेंड को एकदंतर, द्विदंतर और बहुदंतर के रूप में किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो है अणु में उपस्थित दाता परमाणु, मतलब जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने के बाद जो शेष बच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ऐसे परमाणु जिनके पास एक्स्ट्रा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो दान दे सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं दाता परमाणु। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उनमें से पहला है कि लिगेंड, पहला है एकदंतर लिगेंड। एकदंतर मतलब मोनोडेंटेड, ठीक। मोनोडेंटेड मतलब यहाँ पर है कि जो जिसके पास केवल एक दाता, एक जो है दाता परमाणु होता है। ये एक हैं जिनके पास सिर्फ केवल एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है जो दान दे सकते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है एकदंतर लिगेंड कहलाते हैं, ठीक। यह केंद्रीय धातु आयन के साथ, यह केंद्रीय धातु आयन के साथ केवल एक बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं? एक बंध बनाते हैं बस। तो इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं? एकदंतर लिगेंड। तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं NH3, H2O, क्लोरीन, ब्रोमीन माइनस, CN माइनस, OH माइनस आदि, ये सब क्या हैं आपके एकदंतर लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो H2O है इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जब बंध बनाता है तो केवल एक ही लोन पेयर अपना देता है। इस वजह से इसको एकदंतर में माना गया है। बाकी इन सब के ऊपर एक एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा प्रकार द्विदंतर लिगेंड। तो द्विदंतर लिगेंड उसके नाम से समझ में आ रहा है कि वे लिगेंड जो जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। यहाँ पर कितने थे? एक जो यौगिक था उसमें से एक परमाणु दान कर रहा था। अब जो उदाहरण हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर 2 दाता परमाणु होंगे तो उससे हम क्या कहेंगे? द्विदंतर लिगेंड कहेंगे। यह केंद्रीय धातु आयन के साथ 2 बंध बना सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीलेटिव आयन। यहाँ पर ऑक्सीलेटिव आयन आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, COO माइनस जो है इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट। अब यहाँ पर ऑक्सीलेट आयन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर COO2 माइनस इस प्रकार से इन पर लगा रहता है और कार्बन कार्बन से इनका बंध बना रहता है। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज हैं। इस प्रकार से इसको यहाँ पर लिखा रहता है COO और ये भी COO माइनस, ठीक। और इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में बंध रहता है। तो अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर इनकी 2 वैलेंसी होती है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर एक बंध यहाँ बनाएगा, एक बंध यहाँ बनाएगा। और इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो है कार्बन अपनी 4 वैलेंसी के साथ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर दिक्कत ये होती है इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा है, इस सूत्र को ऐसे अगल बगल में कार्बन करके ऑक्सीजन करके, क्योंकि इसकी बैलेंसी पूरी करना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बंध नहीं बनाते। यहाँ पर क्या होगा आपको नॉर्मल सूत्र में तो आप COO माइनस करके लिख सकते हैं, ये बंध बनाने से दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो सिंपली आप इस सूत्र में देख लीजिए, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये COO माइनस सूत्र होता है। इसको हम माइनस चार्ज की वजह से ऑक्सीलेटिव आयन पढ़ते हैं। तो ये जो है 2 दाता परमाणु इसके ऊपर होते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा होगा, एक आपको ऑक्सीजन पर ऊपर माइनस यहाँ पर दिख रहा हो। तो ये क्या करते हैं, धातु को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यहीं से ये 2 बंध बना सकते हैं और जुड़ जाते हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटिव आयन। इसके बाद इसी प्रकार से हमारा एक और एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। इसको शॉर्ट में बच्चों EN आप देखेंगे। जब भी हम यहाँ पर IUPAC नाम अभी आगे पढ़ेंगे सीखेंगे तो वहाँ पर EN लिखा होगा। EN का मतलब होता है एथिलीन डाईएमीन, ठीक। तो एथिलीन डाईएमीन कैसे बनेगा? तो डाईएमीन मतलब 2 एमीन समूह होंगे। तो देखिए आपको एक NH2 ये है, एक NH2 है, इनको हम एमीन बोलते हैं। और एथिलीन आया है, एथ मतलब 2 कार्बन, तो एक कार्बन आपको ये दिख रहा है और एक कार्बन हमारा ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है एथिलीन डाईएमीन।
अब यहाँ पर बच्चों ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक लोन पेयर इसके पास होता है, एक लोन पेयर इसके पास होता है। दोनों क्या करते हैं, दोनों बंद जो बना लेते हैं और इस प्रकार से केंद्रीय धातु आयन को दे देते हैं, इसलिए इनको द्वितंतुर लिगेंड कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इसी का द्वितंतुर का, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को शॉर्ट में GLY से लिखते हैं और इसका जो सूत्र है NH2CH2COOH। एक लोन पेयर बच्चों इसको यहाँ से मिलेगा और एक लोन पेयर बच्चों इसको यहाँ से जब ये H निकल जाएगा तो COO- बन जाएगा और यहाँ से एक लोन पेयर इसको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये भी आपका द्वितंतुर लिगेंड के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि बहुतंतुर लिगेंड क्या होते हैं। एक दंतुर द्विदंतुर हम समझ चुके, अब आता हमारा बहुदंतुर। तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा, बहु मतलब बहुत सारे, ठीक। इसी को हम बच्चों षटदंतुर के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम्पल आता है कि षटदंतुर लिगेंड का उदाहरण दो, षटदंतुर, बहुदंतुर, या षटदंतुर को इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सादंतुर। तो ये सब एक ही चीज़ है, आपको याद रखना है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वे लिगेंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, वो 6 तक हो सकते हैं कम से कम यहाँ पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। यह केंद्रीय धातु आयन के साथ 2 से अधिक बंध बनाते हैं। उदाहरण है यहाँ पर निकल डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम। इस प्रकार से डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम को हम DMG से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आपको इसका संरचना सूत्र जो कि इस प्रकार से रहता है देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग डोनर साइट हैं जो अलग अलग बंध बना रहे हैं और इसके अलावा ये जो है अपना ये इस प्रकार से इसका सूत्र बन जाता है। तो ये आपको संरचना सूत्र बना लेना है और इसका नाम हमने बता चुके हैं, निकल डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम, क्योंकि इसमें निकल जो है आपका केंद्रीय धातु है, बाकी ये आपके डोनर साइट हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन को दान कर रही हैं केंद्रीय धातु आयन को, ठीक है। यहाँ पर 4 हैं, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सादंतुर। इसके बाद ये इसका नाम लिखा हुआ निकल डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम DMG। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसी प्रकार का एक लिगेंड और होता है कि कीलेट और कीलेटी कारक लिगेंड से आप क्या समझते हो। प्रश्न आ सकता है कि कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं। तो देखिए कीलेट क्या होता है, जब कोई द्विदंतुर लिगेंड या द्विदंतुर की जगह पर ज़्यादातर आपको बहुदंतुर लिगेंड देखने को मिल जाएगा कि बहुत सी बुकों में बहुदंतुर डायरेक्ट दे देते हैं कि जब कोई बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु के द्वारा एक ही केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है। जैसा कि हमने देखा था कि निकल से जो है अलग अलग धातु आयन जो थे परमाणु लिगेंड थे वो उसको दे रहे थे अपना एकाकी इलेक्ट्रॉनियम। तो जब एक ही धातु आयन को 2 से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है और चक्रीय संरचना वाला अणु बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय वलय कहते हैं, या इसकी यौगिक को हम क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। और इस लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं और इस प्रकार के लिगेंड को कीलेटी कारक भी कहते हैं। तो ये इनके नाम है। निकल डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम, यहाँ पर आपको सूत्र दिख रहा होगा, फिर से एक बार समझना है इसके, हम फिर से देखेंगे दोबारा। इस प्रकार से निकल डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम बन जाता है। तो ये था बच्चों इस प्रकार का निकल डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम। इसका संरचना सूत्र आप बना लें ध्यान से। ये उपसर्ग संयोजी बंध आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग संयोजी बंध जो है दिशा बता रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन देते हैं और यहाँ पर एक एक बंध ऊपर की तरफ बना उपसर्ग संयोजी बंध, तो यहाँ पर रखना, ये ऑक्सीजन को दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये CH3 C से C का बंध बना हुआ है और इस प्रकार से एक चक्रीय संरचना वाला अणु आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से एक चक्रीय संरचना जो है बन रही है यहाँ पर, ठीक। तो ये आपको बना लेना है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखें हम, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ये है आपका जो कि कीलेट है, कीलेट लिगेंड बोलते हैं इस तरह के यौगिकों को, ठीक। इस तरह के यौगिक को क्या बोलते हैं, कीलेट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपर यहाँ पे केंद्रीय धातु है, बाकी ये जो है केंद्रीय धातु कॉपर है और NH2 यहाँ पर इसको दान दे रहा है, यहाँ पर NH2 यहाँ से जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है और यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब NH2 हैं और CH2 और यहाँ पे CH2 के बीच में भी बंध बना, तो ये भी चक्रीय संरचना वाला एक बंध संरचना जो है यहाँ पर देखिए बन रही है। तो ये आपके सब चक्रीय कीलेट लिगेंड आते हैं। इनमें से आप कोई एक अच्छी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको निकल डाइमेथिल ग्लाइओक्सेम जो इम्पोर्टेंट संरचना है, इसको आप बना के देख सकते हैं। एक एग्जांपल आपको कीलेट का अच्छे से याद रख लेना है। इसी प्रकार एक आता है EDTA, तो इसकी भी संरचना हम अलग से प्रश्न बना के करेंगे। अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि कीलेट का महत्व क्या है, कीलेट का उपयोग कहाँ होता है। तो कीलेट धातु जो है वो मैग्नीशियम, निकल, कॉपर, ऐसी और भी कई धातु हैं आदि के आंकलन में इसका उपयोग किया जाता है। जैव प्रक्रियाओं में जल शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है कीलेट का।
और जो आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, आंतरिक संक्रमण तत्व जो होते हैं उनका पृथक्करण भी इन कीलेटों की सहायता से करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में कुछ धातु आयनों की पहचान करने में करते हैं। कठोर जल को मृदुकरण करने में भी कीलेट का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विष से संबंधित जो है आपका ये कीलेट होते हैं जो विष को भी दूर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा कीलेट और भी प्रकार के होते हैं जिनको हम उभयधर्मी लिगैंड और सेतु लिगैंड के नाम से समझ सकते हैं। देखिए उभयधर्मी लिगैंड क्या होते हैं। उभयधर्मी लिगैंड उनके नाम समझ में आ रहा, उभय है ना, जो दो प्रकार के काम करे। जैसे उभयचर होता है जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार उभयधर्मी भी हैं जो दोनों प्रकार के काम करते हैं। तो ऐसे लिगैंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, मतलब जैसे आपका ये CN दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी दान दे सकता है और कार्बन भी दान से दे सकता है। तो ऐसे जब परमाणु होता है तो उस ऐसे यौगिक को, ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी लिगैंड कहते हैं। परंतु इनमें से केवल एक ही धनायन से जुड़ा होता है। अब इनमें से दोनों एक साथ नहीं दे सकते, या तो नाइट्रोजन देगा और नाइट्रोजन नहीं देगा तो फिर कार्बन देगा, एक कोई भी यहाँ पर दे सकता है। लेकिन देने वाले कौन है, दोनों ही दे सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन उनमें से कोई एक ही दान दे सकता है अगर जुड़े हैं तो। परंतु उनमें केवल एक ही धनायन से जुड़ा होता है। ऐसे लिगैंड को उभयधर्मी लिगैंड या इंग्लिश नेम इसका एम्बीडेंटेड लिगैंड कहते हैं। उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं कि CN-, SN- और NO2- आदि, ये सब क्या हैं, उभयधर्मी लिगैंड हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न में ही था, सेतु लिगैंड, ब्रिजिंग लिगैंड। इसको सेतु के नाम समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दोनों जो है पुल की तरह काम करेंगे, एक ही धातु अणु होगा जो पुल की तरह काम करता है। देखिए कैसे सेतु लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ साथ बांधे रखते हैं, मतलब एक ही लिगैंड रहेगा और जो दोनों दो धातुओं को एक साथ बांधे रख सकता है। जैसे OH Cl2 NH2-, आपको ये OH जो लिखेंगे तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ माइनस के चिन्ह से लगा के लिखेंगे, OH- Cl- और NH2-। ये सब क्या है, सेतु लिगैंड की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार से सेतु लिगैंड भी होता है। और अब आता हमारा संकुल की, संकुल कितने प्रकार के, 3 प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। इसके अलावा संकुल और भी प्रकार के होते हैं अब इसके आधार पर, जिनको हम होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। तो होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, होमो मतलब समान, तो ऐसे संकुल जिनमें धातु आयन केवल एक ही प्रकार के लिगैंडों से बंधे होते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो CN है वही कितनी बार है, 4 बार है। तो जो धातु है निकल वो 4 एक जैसे यानी लिगैंडों से घिरी हुई है जो कि साइनाइड आयन है। ठीक, तो इस प्रकार के इस लिगैंडों को हम क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं, जिनमें लिगैंड एक जैसे होते हैं। और इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NH3 भी 6 हैं लेकिन एक जैसे ही हैं, और कुछ इसके अलावा NH3 के अलावा कोई अणु यहाँ पर नहीं है। अब हम आते हैं हेट्रोलैप्टिक। तो हेट्रोलैप्टिक इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसे संकुल जिनमें धातु आयन एक से अधिक प्रकार के लिगैंडों से बंधे होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NH3 अणु के अलावा लिगैंड के रूप में यहाँ पर Cl2 भी है, तो Cl2 अलग है और NH3 अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 अलग अलग लिगैंड हो गए। तो ऐसे में संकुल क्या कहलाते हैं, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, क्रोमियम H2Cl2। तो यहाँ पर H2 है, जल का अणु है, और यहाँ पर क्लोरीन का अणु है। तो ये 2 लिगैंड यहाँ पर भी अलग अलग हैं। तो उम्मीद है आपको बच्चों वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।